देखते हैं। हम लोग वर्क और एनर्जी कर रहे थे और बोल रहे थे कि इसमें सबसे पहले जैसे डीपीपी नंबर 23 और 24 में अगर कोई दिक्कत हो तो उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो बोलो। तो डीपीपी 22 में डीपीपी 22 हो गया था ना? ये से वो देखे नहीं थे हम। तो फर्स्ट टाइम हम डीपीपी 22 में 20 और 21 किए थे। तो ठीक है, तो 22 में कौन सा दिक्कत है, बोलो। सर 22 में कौन सा दिक्कत है? 23 में और 24 में, सब बोल दो एक साथ, सब डिस्कस कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हेलो सर एक सेकंड से बोल। बाकी लोग भी, अंशिका और कौन कौन है? सो हम्म, क्वेश्चन नंबर 2। और कोई? डीपी 20 नंबर में 22 में 2, 23 में रोशन, सुहानी, अंशिका, किसी का कोई दिक्कत है बोलो, और नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, पढ़ने का ही कोई मतलब नहीं है जब खुद से प्रैक्टिस ही नहीं करना है तो। 22 का 2 नंबर बोल रहा है सर पार्टिकल 23 अंडरगोइंग में रेक्टिलिनियर। हाँ 23 में 6। 6 यस। और 24 में नहीं। ठीक है, 22 का 2 नंबर देखते हैं। बोल रहा पार्टिकल अंडरगोइंग रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, the magnitude of displacement is 1/3 the distance covered in some time interval। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर देखो तो बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन जो है डिस्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है 1/3 है, रेक्टिलिनियर मोशन है। यानी कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्टिकल है जरूर कहीं जाके यू टर्न मारा है, ठीक है, कहीं भी जाके यू टर्न मारा हुआ है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं ऐसा केस से सर तो रेक्टिलिनियर बॉडी तो यहाँ से, स्ट्रेट लाइन में होता है ना? हाँ तो रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन ही तो है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के पीछे लग रहा हो, जैसे कि एक बॉल है, इसको हम ऊपर किसी स्पीड यू से फेंक दिए, इस पे एक्सेलरेशन नीचे जी लगता है, तो ये बॉल क्या होता है, ऊपर जाता है और लौट के आता है। ठीक है, यस ऐसा मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन ही होता है। ठीक है, यस। तो ऐसा ही केस है। इनिशियल हम मान लेते हैं इसको यू है, इनिशियल स्पीड यू है, ऐसा गया और इधर घूम फिर के किसी टाइम टी पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी भी है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट
एस होगा, और ये जो टोटल लेंथ है, यहाँ से ये जो टोटल लेंथ है इसको हम बोल रहे हैं डी यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, पहला तो बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्टेंस का 1/3 है। ठीक, किसी टाइम इंटरवल में ये दे रखा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है टोटल डिस्टेंस का 1/3 है। फिर सेकेंड बोल रहा है the magnitude of final velocity is less than magnitude of initial velocity of this time interval, यानी कि इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो है लेस है इनिशियल से। तो ऑफ कोर्स इस केस में यही कहना चाह रहा है कि पार्टिकल यहाँ जा रहा था, इसका वेलोसिटी इस पोजीशन पे जाते वक्त घटा होगा, फिर वाकई ऐसा आया है, सेम एक्सेलरेशन से आया है, तो ये स्पीड v जो होगा ये u से स्पीड कम ही होगा। रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड टू फाइनल स्पीड फॉर दिस इंटरवल पूछ रहा है। द रेशियो ऑफ इनिशियल स्पीड यानी q बाई v हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब निकाल सकते हो क्या? कैलकुलेशन यस करना सर। पड़ेगा, निकल जाना चाहिए। एस का यस। रखेंगे, फिर डी फाइंड कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ रिलेशन आएगा। ठीक है, 22 में और किसी का कोई दिक्कत नहीं है? 23 का 6, सिक्स में बोल रहा है पॉइंट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अंडर अ रिटार्डेशन ऑफ, यानी कि जो हमारा रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन जो है वो है ए वी स्क्वायर, यानी कि हम डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं कि माइनस ए वी स्क्वायर होगा। सर आज छुट्टी ठीक है, था ना? फिर मैं आज का छुट्टी था। किस चीज का छुट्टी? सर हाँ, थर्सडे को ऑफ था शायद। देखो रूटीन फिर से। हो गया था ना, जैसे अगर रिटार्डेशन बोल रहे हैं तो डीवी बाई डी टी ए वी स्क्वायर है, तो वेलोसिटी जो होगा वो घट रहा होगा। ठीक है, इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगा, फाइनल तो हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। अब है कि ए वी स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, डीवी, किसके टर्म में लिखना है, टी के टर्म में डिस्टेंस फाइंड करना, तो डीवी बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए डी टी हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेंगे, कहाँ से कहाँ, इतना इस पॉजिटिव स्पीड, इनिशियल स्पीड u है, फाइनली कुछ v रहेगा, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू t पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/v स्क्वायर है, ये -1/v आ जाएगा, u से v तक इधर आ जाएगा 80, माइनस तो माइनस से माइनस चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 80, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये चीज आ गया। u तो कांस्टेंट है हमारा, तो यहाँ से हम भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 80। ठीक है, यानी कि v इक्वल टू लिख सकते हैं हम u बाई 1 प्लस u 80। ठीक है, सर ए भी तो कांस्टेंट है ना? हाँ ए भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, t सिर्फ वेरिएबल है। अब यहाँ से v को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा u बाई 1 प्लस u a t, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस u a t dt इंटीग्रेट। ठीक है, तो x इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, 1 प्लस u a t को कोई भी वैल्यू पुट कर लो के, तो ये क्या आ जाएगा, u a d t इक्वल टू डी के। सुपरपोजिशन मेथड,
तो ऊपर यू डी टी दिख रहा है तो हम ऊपर डी के रख लिए, नीचे क्या आ जाएगा के, तो यहाँ से के बाई, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a तो कांस्टेंट है, ln के आएगा। अब के का हम लिमिट नहीं जानते हैं, टाइम है 0 से t तक, तो टाइम को 0 पुट करेंगे तो के आएगा 1, और टाइम को t पुट करेंगे तो ये 1 प्लस यू ए टी हो जाएगा। जैसे 1 से 1 प्लस यू ए टी, 1/a ln, ये चीज आ रहा है x। क्लियर है? बस यहाँ पे क्या करना है कि एक बार रिटार्डेशन है तो dv बाई dt माइनस रख लेना है। हाँ सर वो डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, वो फॉर्मूला डी इज इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एस। तो वो तो फिर आ जाएगा, तुम भी dv बाई dx करोगे तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ ए भी स्क्वायर है, तो ये जो dx आएगा x और v के टर्म में आएगा। फिर से वही एक बार हमको करना ही पड़ेगा, t के टर्म में हमको आंसर निकालना है, ठीक है। इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में हम किए। आंसर ऑप्शंस में देखो सारे टी के हैं, इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा dv बाई वी इक्वल टू ए डी एक्स, ठीक है। तो इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे और फिर टाइम के रिस्पेक्ट में फिर लाना पड़ेगा। एक्स है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके फिर से ला सकते हैं, करने को कर सकते हैं, ठीक है। ये और किसी में क्वेश्चन हम डीपीपी नंबर 22, 23 और 24, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है? बोलो किसी को भी। बाकी लोग क्या मौन व्रत रखे हो? नहीं सर, नहीं है प्रॉब्लम। सारा हो गया है? यस सर। यही नहीं हो? ठीक है, अगर हो सर गया है तो बढ़िया बात है। सर हाँ 22 बोलो। तक करना था ना? 22 तो हो गया था, 23, 24 आज करना था। नहीं सर, नहीं के देखा हूँ उसको। करो जल्दी। मेरे को अभी याद कहाँ था तक कि मिल 50 चुका है? कहाँ तक मिल चुका है? सर शायद 38 तक शायद। भी इतना पीछे हो तो 23, 24 फिर से जो नहीं किए हो उसको करो, और साथ में 25 कल तो फिजिक्स क्लास है नहीं, 26 भी, ठीक है। जल्दी से वहां पहुंचना है साथ साथ में। अभी कहाँ रेक्टिलिनियर मोशन चल रहे हो, अब प्रोजेक्टाइल मोशन का आएगा, ना पीछे पीछे चलोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में 23, 24, ठीक है, पहले इसको कर लेना, फिर 25 या 26 जो, ठीक है। नहीं 26 तक अगर कंप्लीट कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी देख रहे थे, और वर्क पावर एनर्जी में वर्क डन फाइंड करने सीख रहे थे। तो वर्क डन में हम लोगों ने सारी चीजें देखे थे। ऑल्सो उसी से रिलेटेड हम लोग वर्क डन जो लिखे थे एफ डॉट डी एक्स। इससे डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अगर एफ जो है वेरिएबल है तो हम लोग एफ डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ जो है फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, आर लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं कि अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर हो सकता है। अगर ऐसा रहा वेरिएबल है तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो वर्क डन जो है एफ डी आर है, यानी कि अगर हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कुछ कर्व बनाएंगे तो इसका जो एरिया आएगा, इंडिया एरिया, ये हमको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा, ठीक है। यानी कि एरिया अंडर एफ डॉट डी आर दिख रहा है, कॉस थीटा आएगा। तो वहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो एफ डॉट डी आर का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमको वर्क मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना है,
कि हम लोग इंटीग्रेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं एंटी डेरिवेटिव बोलकर। तो यहाँ पे हम ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि फोर्स इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी आर इक्वल टू फोर्स। ठीक है, ऐसा इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि हम पहले ही बोल रहे थे कि वर्क जो होता है इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वर्क कुछ नहीं होता है, तो हम लोग डी डब्ल्यू कहने का मतलब है बहुत ही छोटा, यानी कि उस समय पे हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर डब्ल्यू और आर का कर्व दिया रहेगा तो स्लोप फाइंड करके फोर्स निकालो। ऐसे क्वेश्चंस कभी देखने को जल्दी मिलेंगे नहीं, अगर मिलते हैं तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं, लेकिन फिजिकली अगर बात करें तो वर्क डन इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं होता है, इसलिए ये वाला क्वांटिटी कभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि एरिया अंडर अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व है तो हमको आराम से वर्क फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर वर्क और डी आर, डी डब्ल्यू बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज इन वर्क विथ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे टर्म जो है मैथमेटिकली हमको करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन जैसे फिजिकल देखें तो फिजिकली ये इंस्टेंटेनियस वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है डी डब्ल्यू, बहुत ही स्मॉल चेंज इन वर्क। ठीक है, तो उस समय पे हम लोग इंस्टेंटेनियस वर्क कुछ बोलते नहीं है, इसलिए उसको हम लोग जीरो ही कर लेते हैं। इसलिए ये टर्म जो है कभी डिफाइन नहीं है, इसलिए कभी ये देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही वेरिएबल फोर्स का तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे ही थे, इसी से रिलेटेड है स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क, तो स्प्रिंग से पहले भी पढ़ा होगा, ज्यादा इसके बारे में हम लोग तो जानते ही हैं बहुत कुछ। जैसे कि अगर हम बोले कि ये स्प्रिंग है, इसका ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है, इसका मास m है, ये k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर इस स्प्रिंग को हम यहाँ से स्ट्रेच कर दें, स्ट्रेच करके हम इस पोजीशन पे ले आए, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक इसको खींच के x डिस्टेंस ले आए। ठीक है, अगर हम इसको x डिस्टेंस यानी कि इसके नेचुरल लेंथ पे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग होता है वो 0 होता है नेचुरल लेंथ पे, लेकिन नेचुरल लेंथ से हम जैसे ही इसको इलोंगेट करते हैं तो इधर की तरफ एक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा, जिसको हम बोलते हैं k इंटू एक्स मैग्नीट्यूड में। अगर हम इस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है, फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो माइनस लगा दिया जाता है। बाकी हम यहाँ डायरेक्शन दिखाए हैं तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा फोर्स है। अब अगर हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये पोजीशन जो है यहाँ पे x1 है, यहाँ से हम इसको यहाँ तक ले जाना चाहते हैं x2 तक, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स हम लगाए होंगे, लेकिन अगर मान लेते हैं x1 से x2 ले जाने में ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, यानी कि वर्क डन बाय Fs to take block from x1 to x2। ठीक है, अगर हम x1 से x2 ले जा रहे हैं इस ब्लॉक को, तो x1 से x2 ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा चीज दिख रहा है यहाँ पे, कैसा है, इधर की तरफ Fs लग रहा है, ये इसका नेचुरल लेंथ था, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, कुछ भी है, तो यहाँ से अगर ये डिस्प्लेसमेंट x है तो ये फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो kx इधर की तरफ लग रहा है, तो ये नेचुरल लेंथ है। तो अगर हम फोर्स kx है तो वर्क डन क्या लिखेंगे, f डॉट dx, यानी कि kx dx इंटीग्रेशन। ठीक है, साथ में ध्यान से देखो तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे cos ऑफ 180 डिग्री लिख दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच का डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, ये माइनस k
इंटीग्रल x dx दिख रहा है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, तो x1 से x2 ले जा रहे हैं, तो वर्क डन जो हमको मिल जाएगा -1/2 के, ध्यान से देखो तो यहाँ पे x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो x²/2 आएगा, लिमिट करेंगे तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर/2 रहेगा, 2 को बाहर ले लिए तो माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते थे, लिख सकते थे k/2 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। सर एक बार फिर से बता दिया ना। स्प्रिंग फोर्स पहले से जानते हो या फिर नहीं मिला है अभी? सर जानता था। ठीक है, यानी कि अगर हम स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से x डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसका स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है, kx लगता है। यस सर। अगर हम इसको इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है राइट के अलोंग, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट के अलोंग, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री है तो एफ डॉट डी एक्स होता है, एफ डॉट डी एक्स को हम यस सर। एफ के लिए के एक्स लिखे, डी एक्स और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, तो माइनस बाहर आ गया, के एक्स डी एक्स। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं हम, तो x1 से x2 तक, तो x1 से x2 ले गए, फिर यहाँ के बाद तो मैथ से सॉल्व करके देखो, इतना ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तुम लोग ठीक है अपने से करो, खुद से करो। ठीक है, नाउ लेट x1 यानी कि इनिशियल पोजीशन, ठीक है, x1 क्या था हमारा, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये जो है जनरल है, कहीं से कहीं पूछे तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। लेट से मोस्टली क्वेश्चन में हमारा इनिशियल पोजीशन जो होता है ये नेचुरल लेंथ होता है। ठीक है, एनएल मतलब नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ यानी कि ये कितना होगा, 0। इनिशियल पोजीशन अगर नेचुरल लेंथ पे है यानी कि x1 कितना होगा, 0। ध्यान से देखो, अगर ये यहीं पे होता तो x1 क्या होता, 0 होता। x2 को हम जनरल कहने के लिए बोल दे रहे हैं x, तो ये वर्क डन अगर हम फाइंड करते तो देखो क्या आता, -k/2, ये तो x स्क्वायर हो जाता -0। ठीक है, यहाँ से वर्क डन इसके लिए क्या हो जाएगा, -kx²/2। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखो तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो है वो निगेटिव में आ रहा है, और कितना है, -kx²/2 है। तो ये क्या है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है, यानी कि स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। अगर हम साइन के साथ देखें, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा स्प्रिंग है, ऐसा ये नेचुरल लेंथ में है, अगर हम इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे अगर हम लाए होंगे तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, अगर हम इसी को इधर की तरफ लाए होंगे तो फोर्स स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग जो है बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, और स्ट्रेच करेंगे तो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। यानी कि दोनों केसेस में वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहा है तो हम बोलेंगे कि वर्क निगेटिव होगा, और निगेटिव आ भी रहा है। तो ये जो हम फोर्स लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं हम -kx। ठीक है, माइनस क्यों ऐसा लिख लो वेक्टर फॉर्म में, माइनस इसलिए क्योंकि ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा है। यानी कि फोर्स वर्सेस अगर हम डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाए, इधर f इधर x, तो यहाँ ध्यान देखो f इक्वल टू -kx है, तो ग्राफ क्या जाएगा, स्लोप निगेटिव है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और k इसका स्लोप है, तो ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू mx
कर्व है, m जो है निगेटिव है और ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है, तो ऐसा कुछ कर्व जाएगा। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ये क्या है, x इक्वल टू 0। यहाँ तक अगर लाए तो हमारा वर्क जो होगा ये होगा एरिया। एरिया अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ध्यान से देखो 1/2 इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फोर्स आया होगा कितना होगा, एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ ये कितना आ जा रहा है 1/2 एफ एक्स स्क्वायर, यानी 0 से x अगर इलोंगेट कर रहे हैं तो माइनस एफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही इधर वाले के लिए भी तुम फाइंड कर सकते हो, इधर का भी एरिया लोगे तो ये माइनस एक्स होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स आ रहा होगा ये एफ एक्स आ रहा होगा। फिर से एरिया देखो तो इतना ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम कंप्रेस करें या इलोंगेट करें, जो फोर्स एक्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट है, तो एरिया अंडर कर्व जो होगा हमको वर्क दे दे रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क हम लोग ऐसे सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में बस रखना है फिलहाल के लिए। जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब स्प्रिंग को और अच्छे से यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सर वहाँ पे केक्स होगा ना, एफएक्स हाँ, लिखी से सारा। अच्छा हाँ, ठीक है। एफ जो है के एक्स है, तो ठीक है। सर पॉजिटिव किस किस में होगा, हाँ, वर्क डन वो सब वर्क डन पॉजिटिव से कैसे होगा? कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है। सो वर्क डन पॉजिटिव, क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा। वर्क डन पॉजिटिव, हाँ, सो वर्क वर्क डन डन पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, किस केस में? मतलब स्प्रिंग फोर्स के केस में ही वर्क डन पॉजिटिव किस केस में होगा, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, हो सकता है, चलो नोट करके लिख ही देते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। कैसे, लेट से ये इसका नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग जो है ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे। अब अगर हम ये मैक्सिमम स्ट्रेच है, हम इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ हम डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं इसको, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है x0 है पहले, कुछ देर के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट डायरेक्शन है? सर आप स्ट्रेच कर रहे हैं इसको, हाँ, सर रिलीज कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, डायरेक्शन इधर दिखा रहे हैं, ये सेम नेचुरल डायरेक्शन लेंथ होगा। है, सो फॉर जैसे ये नेचुरल लेंथ है, इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो फोर्स तो इसमें ऐसा ही लगा होगा क्योंकि नेचुरल लेंथ से हम एक्सटेंशन किए हुए हैं, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो इस केस में वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव, यस। ठीक है। यानी कि जो हमारा वर्क का फॉर्मूला आया था, हम लिखे थे k/2 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। इस केस में देखो तो x1 यानी कि इनिशियल पोजीशन है, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, मास से तो ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है इसके वर्क का फिलहाल। ये k दे रहे हैं हम 10 ले लेते हैं, 10 न्यूटन पर मीटर, ये इसका नेचुरल लेंथ है। फाइंड वर्क
done by a spring if it displaced from ठीक है, हम इस पोजीशन को बोल रहे हैं x इक्वल टू 0। ठीक है, नेचुरल लेंथ को क्या बोल रहे हैं, x इक्वल टू 0 है, तो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं पहला x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, सेकेंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू -2, थर्ड फटाफट सॉल्व करते जाओ, तो 2, फोर्थ x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 0, ठीक है, और फिफ्थ x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 0। सबके लिए वर्क फटाफट फाइंड करते जाओ, डेटा सेम लिए ताकि कैलकुलेशन में टाइम ना बीते। So तो फर्स्ट केस में -20 जूल, सेकेंड में भी -20, तो थर्ड में 15, तो -50 जूल, फोर्थ में इसमें आ रहा होगा, ठीक है, और फिर फोर्थ में पॉजिटिव में 20 जूल, फिफ्थ में भी सर पॉजिटिव जूल। ठीक है, जैसे कि अगर देखो कि यहाँ पे k/2 5 आ जाएगा, x1 इनिशियल, x1 क्या था, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और x2 क्या था, तो ये था फाइनल पोजीशन हमारा। तो यहाँ पे पहला में x1 जो है 0, x2 है 2 का स्क्वायर 4, यहाँ ध्यान से देखो तो -20 जूल आ रहा है, इसमें 0 फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो -20 जूल ही आ रहा है, इसमें तो 1 -4 3 यानी कि -15 जूल आ रहा है, ठीक है, इसमें अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 से 0 जा रहे हैं यानी कि 4 +20 जूल आ रहा है, और इसमें भी +20 जूल आया होगा, ठीक है, बस फॉर्मूला दिख रहा है, वैल्यू रख के सॉल्व कर देना। अब यहाँ ध्यान से देखो, जब हम 0 से यानी कि x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x कहाँ से है, नेचुरल लेंथ से हम x लिए हैं, ये हमारा नेचुरल लेंथ है, इस नेचुरल लेंथ से हम x मेजर कर रहे हैं, तो जब हम इससे कंप्रेस कर रहे हैं या फिर खींच के इलोंगेट कर रहे हैं, दोनों केसेस में जब कंप्रेशन हो या फिर इलोंगेट कर रहे हो तब वर्क जो है निगेटिव आ रहा है, लेकिन जब एक बार वो इलोंगेट हो गया या फिर कंप्रेस्ड हो गया, एक बार जब वो इलोंगेट हो गया या फिर कंप्रेस्ड हो गया, उसके बाद हम जब उसको नेचुरल लेंथ की तरफ ला रहे हैं तब वर्क पॉजिटिव आ रहा है। बस सिंपल से चेक करना है कि हम किधर जा रहे हैं, यानी कि फोर्स तो हमेशा हमारा इस केस में इस न्यूट्रल पोजीशन जो होता है, नेचुरल लेंथ होता है, उसी की तरफ लगता है, ठीक है, हमेशा फोर्स जो होता है इस नेचुरल लेंथ जो होता है उसी की तरफ एक्ट करता है। अब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेक कर लो कि किधर की तरफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव वर्क होगा, अगर अपोजिट है तो निगेटिव वर्क होगा, सिंपल सा, बाकी फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का अगर हम बात करेंगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि स्प्रिंग तो बहुत क्वेश्चंस करने हैं, अभी से लेके सेशन तक चलता ही रहेगा,
ठीक है, तो उसमें भी बहुत चीजें अभी ऐड होना है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजें तो एक ही साथ में करेंगे। फिलहाल सिर्फ हम वर्क बता दिए कैसे वर्क होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा क्या है, ये तो यूज करना ही है। इस चैप्टर में जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं ये लास्ट तक यूज होगा, यानी कि पूरे फिजिक्स में यूज होगा। जैसे वर्क है तो जहाँ फोर्स आएगा वहां वर्क का बात किया जाएगा, और वर्क है तो आगे चल के हम देखेंगे कि वर्क जो है और कुछ नहीं, एनर्जी ही है। पहले भी बताए थे कि वर्क का एनर्जी से रिलेशन है, तो एनर्जी, वर्क, फोर्स, ये सब साथ साथ चलता रहेगा। अब एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, पावर। ठीक है, पावर कहीं अगर इसको लिखना है तो कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं पावर को। ये होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई कार्य करने के लिए किसी, ठीक है, कोई सा भी काम, जैसे अगर होमवर्क ही मिला तो बहुत लोग होते हैं कि जो होमवर्क मिला आज गए 2 घंटे में खत्म कर लिए। कोई कोई होता है 10 घंटा तक बैठे हुए और वही 5 क्वेश्चन करने में लगे हुए हैं। करना वही 5 क्वेश्चन है, किसी ने 1 घंटे में खत्म कर लिया, किसी ने 10 घंटे में खत्म किया। वैसे ही फिजिक्स में भी अगर हम बोलें कि ये छत है हमारा, इस हाइट का है, एक ब्लॉक है, इसको यहाँ से उठा के इस पे रख देना है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है, दो दो आदमी खड़े हैं। ठीक है, एक तो ये है, ये नॉर्मल बालक है। ठीक है, ये चमत्कारी बालक, यानी कि सुपरमैन टाइप का। इसने इस ब्लॉक को उठा के रखने में, मान लेते हैं एच हाइट है 20 मीटर ही मान लो, कुछ भी हाइट मान लो, 20 मीटर ही है। इस ब्लॉक को उठा के रखने में इसने टाइम लगाया 10 मिनट। ठीक है, यानी कि इसने ब्लॉक को उठा के ऊपर रखा 10 मिनट में। और इसका बात करें, ये जो है सुपरमैन, इसने 2 सेकंड में ही रख दिया, टाइम लगाया 2 सेकंड। तो दोनों केस में देखो ध्यान से कि ब्लॉक को हम 0 से एच हाइट पे ले गए हैं, दोनों केस में हमने वर्क सेम करा है। ठीक है, दोनों केसेस में अगर वर्क का बात किया जाए तो हम एक ऑब्जेक्ट को उठा के उतने हाइट पे ले गए हैं। ठीक है, नहीं अगर अगेंस्ट ग्रेविटी का बात करें तो हमने दोनों केस में वर्क डन जो किया है mgh ही किया है अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी दोनों ने सेम करा है, लेकिन दोनों ने अलग अलग टाइम लगाया है। तो ऐसे हर जगहों पे है, हर चीज में है कि हम सेम वर्क को करने में कोई जल्दी करता है, कोई ज्यादा टाइम लगाता है। ठीक है, जैसे कि अभी के टाइम में क्या हो गया है कि सरकारी कुछ काम कराने चल जाओ, 2 मिनट का काम रहेगा, 2 घंटा से पहले नहीं होगा। ठीक है, तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोले पावर। यानी कि वर्क तो सेम है लेकिन समय अलग अलग है, तो समय से वर्क को रिलेट करने के लिए पावर इंट्रोड्यूस हुआ। और पावर को हम लोग बोलते हैं, डिफाइन करते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर रेट ऑफ वर्क डन बोल दिया जाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी कार्य करने के जो रेट है, किस रेट से हम उस कार्य को कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं पावर। इसका अगर हम यूनिट का बात करें तो यूनिट हमको दिख रहा है, पावर है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वाट, इसको डब्ल्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो पावर जो होगा हमारा वर्क डन पर यूनिट टाइम है। वर्क डन भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो ये क्वांटिटी भी स्केलर ही होगा। ठीक है, ये क्वांटिटी भी स्केलर क्वांटिटी होता है ऑल्सो। ठीक है, 9th क्लास में पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो इसलिए हम बता देते हैं
कि हम लोग वर्क डन को बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहे होंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो पावर जो है वर्क डन बाय टाइम है, तो हम बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी। ठीक है, इसको भी पावर बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी। और ये चीज 10th क्लास में इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीट से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, I²R_T। I²R पावर होता था, उसमें टाइम से मल्टीपल कर देते थे तो बोलते थे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जूल हीटिंग इफेक्ट में हम लोग पढ़ा करते थे, तो वही चीज है, इसको एनर्जी बाय टाइम भी बोल सकते हैं। ऑल्सो और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, पावर इक्वल टू है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन को लिख सकते हैं F डॉट ds। तो ds ले रहे हैं तो स्मॉल टाइम dt हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं F इंटू, ठीक है, ds बाई dt जो होता है v होता है। ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस। ठीक है, किसी मोमेंट पे अगर हमको पावर निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं F डॉट v। F फोर्स कितना एक्ट कर रहा है उस समय, पार्टिकल में वेलोसिटी कितना है, तो उस टाइम पे उतना पावर सप्लाई हो रहा होगा। इसमें अगर हमको एवरेज लिखना है, ठीक है, P एवरेज, या इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं F इंटू वी एवरेज। ठीक है, अगर वेलोसिटी एवरेज ले लेंगे तो हमको पावर एवरेज मिल जाएगी। तो ये पावर लिखने के अलग अलग तरीके हुए। मेन जो है वर्क डन बाय टाइम है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से हम किसी कार्य को कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पावर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हम लोग आदमी में भी देखते हैं कि मेरा पावर ज्यादा है, उसका पावर कम है। पावर कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो दोनों दोनों पर्सन जो आदमी कार्य करेंगे, तो कोई एक ज्यादा आसानी से कर लेगा, कोई एक ज्यादा मुश्किल से करेगा। ठीक है, तो पावर से हम लोग समझते हैं किसी कार्य करने में जो हम रेट लगा रहे हैं, यानी कि किस रफ्तार से कर रहे हैं कार्य को। ठीक है, कोई कार्य 5 मिनट में कर लिया, कोई 5 घंटे में किया, तो जो 5 घंटे में किया उसका पावर कम है, जो 5 मिनट में किया उसका पावर ज्यादा है, कार्य करने की क्षमता उसमें ज्यादा है। तो पावर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो पावर वर्ड से हम लोग ये चीज समझते हैं कि पावर वर्ड हमको रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो कार्य करने में हमको क्या क्षमता है, हमारा किस कैपेसिटी से हम कार्य को कर रहे हैं, उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे F डॉट V है, तो इसको FV cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि पावर है तो FV cos थीटा। ठीक है, FV cos थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान से देखो, ये अगर V है, इधर F है, तो या तो हम V का कंपोनेंट अगर हम इधर की तरफ ले लेंगे तो V cos थीटा लिखेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है F इंटू V cos थीटा, यानी कि वेलोसिटी का कंपोनेंट F की तरफ। या फिर अगर हम F का कंपोनेंट इधर ले लें तो हम इधर लिखेंगे, तो लिखेंगे F cos थीटा, तो हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो बोलेंगे फोर्स का कंपोनेंट ले लो। ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ऐसा हम सोच सकते हैं, कहीं भी डॉट प्रोडक्ट दिखेगा इस तरीके से सोच सकते हो दो वेक्टर्स के लिए। ठीक है, सिर्फ यहीं का बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी अगर मिलेगा तो ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहे हैं,
सिंपल सिंपल से शुरू करेंगे। एक रस्सी में एक ब्लॉक को बांध दिए और इसको v वेलोसिटी से इस सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम सर्कुलर पाथ में इसको घुमा रहे हैं, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ऐसे घूम रहा है। तो पावर ड्यू टू कोड क्या होगा? कोड क्वेश्चन कहने फिर का से मतलब बोलिए ना सर, नहीं सुना। जैसे एक रस्सी है, रस्सी से एक मास को ऐसे बांध के हम गोल गोल ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इस रस्सी से अगर हम बांध के गोल गोल घुमा रहे हैं तो इस रस्सी के कारण इसमें पावर कितना है, यानी कि ये कितना पावर इसमें डिलीवर हो रहा है। पावर डिलीवर टू द मास बाय कोड बोल सकते हैं, सर 0 होना चाहिए। ठीक है। और कुछ डेटा दिए भी नहीं है तो 0 ही होगा। देखो ध्यान से कि टेंशन इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो पावर जो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, डॉट, यानी कि हम लिख सकते हैं टी वी कॉस ऑफ 90, कॉस 90 0 तो 0। ये पावर के टर्म। दूसरा बात हम लोग देखे थे कि वर्क जो होगा टेंशन का वो 0 होगा, और वर्क चूंकि 0 है तो पावर तो 0 होगा ही। मेथड 2 क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट पावर इज इक्वल टू 0। एक पार्टिकल है, इसको हम u स्पीड से एंगल थीटा पे यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिए, प्रोजेक्ट किए हैं तो ऑफ कोर्स ये जो है ऐसा एक प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, ठीक है। फाइंड आउट फर्स्ट एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग टाइम t, यानी फंक्शन ऑफ टाइम t में बताना है, बताते जाओ। इंस्टेंटेनियस पावर ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसके दौरान वर्क डन बाय, वर्क डन बोल रहे हैं, ग्रेविटी का पावर के बारे में बताना है कि ग्रेविटी का पावर जो है टाइम के फंक्शन में, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, फिर कब 0 होगा क्या होगा, और सारी चीजें। बहुत ही इजी सवाल है।
हो गया। सर एक सेकंड। सर आ गया। पहला कितना आ रहा है? तो फर्स्ट का है mg sin थीटा इंटू u sin थीटा t माइनस gt स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसमें कुछ आएगा। ठीक है, देख लो कैसे करेंगे बाकी लोग भी। अगर कहीं भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं तो mg तो नीचे ही लग रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये h हाइट पे गया है। अगर हमको ये h पता हो तो हम वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख सकते हैं माइनस mgh किसी भी टाइम t पे। तो h और कुछ नहीं बल्कि y है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, इधर से u cos थीटा लिखते हैं, इधर से u sin थीटा लिखते हैं। ठीक है, वो सब चीज हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। h को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। y डायरेक्शन में u sin थीटा इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन माइनस g, तो u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमको दिख रहा है माइनस mg u sin थीटा t माइनस हाफ gt। टाइम तो टी लगा है, तो पावर कर लेंगे, ये एवरेज पावर बोला जा रहा है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण मिल जाएगा टाइम जो है, तो दिख रहा है माइनस mg, यहाँ हो जाएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बाई टी। ठीक है, पूरा कैंसिल हो जाएगा, दूसरा ठीक है। ये था हमारा पहला आंसर, एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर कितना आया? बोलो। किसी इंस्टेंट पे अगर हमको पावर निकालना है तो उसके लिए P इक्वल टू सेम नहीं आएगा, F डॉट V होता है। ये एवरेज जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर, और इस मोमेंट पे अगर देखेंगे तो कुछ अलग होगा। ठीक है, तो F डॉट V होगा। तो F क्या लग रहा है, तो ध्यान से देखो, तो F हर जगह mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस j कैप बोल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, u sin थीटा। तो वेलोसिटी वेक्टर सिर्फ x में, हर अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन का बात करें तो यहाँ इधर vx होगा, इधर vy होगा। ठीक है, तो अगर v लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, vx i कैप प्लस vy j कैप। vx कितना, u cos थीटा i कैप, और y में कितना हो जाएगा, तो v sin थीटा माइनस किसी टाइम t पे अगर वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो माइनस gt, ये आएगा। ठीक है, तो पावर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ सिर्फ j है तो i का तो मतलब है नहीं, i वाला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो दिख रहा है माइनस mg v साइन थीटा माइनस gt। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पर हाफ बचेगा, इसको अगर लिखेंगे तो माइनस mg u साइन थीटा माइनस हाफ gt बचेगा, लेकिन इसमें हाफ नहीं आ रहा है, ये इंस्टेंटेनियस है। ठीक है,
अगर ये दोनों आ गया तो बाकी सवाल तो हम आसानी से कर सकते हैं। थर्ड कह रहा है कि एवरेज पावर 0 कब होगा। तो एवरेज पावर तो हम यहाँ पे निकाल रखे हैं, देख लो कब 0 होगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये कब 0 दिख रहा है, 2u sin थीटा बाई जी जब टाइम हो जा रहा है तब। ध्यान से दिख रहा है। पी एवरेज को अगर हम 0 करेंगे तो जो इक्वेशन आया है यहाँ से ध्यान से देखो, इस चीज को हमको 0 करना है। तो टाइम हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, टाइम इक्वल टू आ रहा है 2u sin थीटा बाई जी। ये क्या टाइम आ रहा है, ध्यान से देख के बताओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में जो है एवरेज पावर 0 है। ऑफ कोर्स ऐसा होगा भी, कैसे कि जब ये मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, तो जो पावर सप्लाई हो रहा है mg का, ध्यान से देखो, तो बॉल ऊपर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स नीचे की तरफ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है मैक्सिमम हाइट तक। ये मैक्सिमम हाइट का है। यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स जो है mg नीचे की तरफ। लेकिन इधर की तरफ mg भी नीचे और बॉल भी नीचे ही आ रहा है, यानी कि फर्स्ट हाफ टाइम में जो पावर वर्क डन है वो निगेटिव है, और अगले आधे टाइम में पावर जो है पॉजिटिव है। दोनों का मिला के पावर 0 हो जा रहा है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में पावर जो है 0 हो रहा है। क्लियर है। फोर्थ फोर्थ हमसे बोल रहा है कि व्हेन इज इंस्टेंटेनियस पावर इज 0। पी इंस्टेंटेनियस को हमको 0 करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, पी इंस्टेंटेनियस 0 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, v साइन थीटा बाई जी इक्वल टू टी, यानी कि ये क्या है, टी बाई हाफ लाइफ, हाफ लाइफ बोल रहे हैं, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इस पोजीशन पे होगा उस समय। इस पोजीशन पे इंस्टेंटेनियस देखते हैं, इधर की तरफ mg लग रहा होगा और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। तो उसी मोमेंट पे जो पावर होगा वो 0 होगा। बाकी अगर इधर देखेंगे तो वेलोसिटी इधर, mg इधर, इधर देखेंगे तो वेलोसिटी इधर, mg इधर। बाकी केसेस में अगर इंस्टेंटेनियस पावर देख रहे हैं तो यहाँ एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो इधर की तरफ क्या हो रहा है, P इंस्टेंटेनियस नेगेटिव है, इधर की तरफ देख रहे हैं तो P इंस्टेंटेनियस जो है पॉजिटिव है, ठीक है। फिर इसलिए हम डायरेक्शन से चेक कर सकते हैं कि किधर कब क्या होगा। पी एवरेज नेगेटिव और पी एवरेज पॉजिटिव का बात करा जाए, फोर्स का डायरेक्शन नीचे था तो नेगेटिव था, उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा। सर स्क्रीन ऑफ हो गया है। अच्छा, एक मिनट। हेलो, यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी भी। अभी भी नहीं आ रहा है। नहीं सर। हेलो, हेलो, यस सर। आया क्या? नहीं सर। क्या हो गया?
नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा लग रहा है। हेलो यस सर। सर अब आने लगा शायद, स्क्रीन शेयरिंग ऑन हो रहा है। आ रहा है। अभी आया नहीं पर आ जाएगा अभी। आया क्या? अभी तक नहीं आया सर। आपका सर शायद नेटवर्क स्लो है इसलिए बस गोल गोल घूम रहा है वहां पे। हाँ इधर पता नहीं थोड़ा स्लो दिखा रहा है। हेलो सर अब वो भी चढ़ गया जो गोल गोल घूम रहा था। हाँ लग रहा नहीं आएगा। ठीक है आज रहने देते हैं इतना ही। ऐसे भी अब 5 मिनट और बचा है। ठीक है तो ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का करेंगे। डीपीपी नंबर जैसे कि आज 23-24 का बारी था लेकिन हम लोग किए नहीं। 6 क्वेश्चन है 38 तक पहुंच गया। कम से कम 5 तक पहुंचो। ठीक है और कल क्लास भी नहीं है तो 23-24-25 तक कम से कम परसों कर लेना। ठीक है। यस सर। ठीक है फिर आज रहने दे रहे हैं। एंजॉय करो और क्या। थैंक यू सर। अरे अंशिका तुम होस्ट बन गई।